हेलो स्टूडेंट्स, पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है फोटो रेस्पायरेशन। हम इसे C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। समझते हैं कैसे। डायग्रामेटिकली जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा के अंदर केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। एक सिंपल इंडेक्स के रूप में हम देखें या इसको साइड में बना लेते हैं। केल्विन साइकिल में RuBP जो है राइबुलोज बाइफॉस्फेट, वो यहां पे क्या करता है, CO2 को ग्रहण करता है उसके फिक्सेशन के लिए, और वहां पे सबसे मेन जो एंजाइम है वो यूज में आता है रुबिस्को। रुबिस्को के लिए अगर अपन कहें RU राइबुलोज बाइफॉस्फेट, C के लिए है कार्बोक्सिलेज। राइबुलोज बाई 1,5 बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, और ऑब्लिक में हम इसको लिखेंगे ऑक्सीजनेज। ठीक है। नॉर्मली केल्विन साइकिल में या C3 साइकिल की हम बात कर रहे हैं या C4 साइकिल की हम बात करें, जहां पे केल्विन साइकिल कंप्लीट हो रही है, वहां पे प्रथम CO2 ग्राही मॉलिक्यूल है RuBP। RuBP जो है वो एक 5 कार्बन युक्त कंपाउंड है जो कि CO2 को ग्रहण करता है, और उसके इस कार्बोक्सिलीकरण में जो है वो जिम्मेदार है रुबिस्को एंजाइम। ठीक है, जिसकी वजह से वह PGALN स्टार्च बनाता है और वापस RuMP का जो है वो पुनः जनरेशन या उत्पादन को प्रारंभ करता है। इस प्रकार केल्विन साइकिल के एक साइकिल में पूरा ग्लूकोज जो है वो मॉलिक्यूल मिलता है। परंतु दिन के टाइम जब लाइट इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ऐसे में दो घटनाएं होने के चांसेस होते हैं। पहला यह है कि लाइट बढ़ने की वजह से एटमॉस्फेयर में आर्द्रता जो है उसकी कमी आ रही है, शुष्कता बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप जो है वो स्टोमेटा की गार्ड सेल जो हैं उनका परासरण दाब क्या हो जाता है, कम, और उसके कारण वो कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हो जाती हैं, सलत, जिसके कारण गार्ड सेल्स क्या हो जाती हैं, क्लोज, और क्लोज होते ही स्टोमेटाज क्या हो जाते हैं, बंद, और स्टोमेटा के बंद होते ही जो बाह्य वातावरण से CO2 का जो आदान प्रदान था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है या बाधित हो जाता है। ऐसी कंडीशन में केल्विन साइकिल के लिए रॉ मटेरियल CO2 की उपलब्धता क्या हो जाती है, कम, एक चांस। दूसरा, ऐसे में O2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और यहां पे रुबिस्को जो दोनों प्रकार के रिएक्शंस करता है, कार्बोक्सिलेज व ऑक्सीजनेज, यहां पे चेंज हो जाता है और वो RuBP के CO2 को ग्रहण करने के स्थान पर उसको क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करने का कार्य करता है। अतः RuBP की CO2 से बाध्यता कम हो जाती है और O2 से बाइंडिंग जो है उसकी बंधनकारी क्षमता जो है उसको बढ़ा देता है। तो यहां लिख देते हैं रुबिस्को, और यहां पे रुबिस्को CO2 को तो क्या कर रहा है, मना कर रहा है, और O2 को बाइंड करने का काम कर रहा है। अब एक्स्ट्रा मैं बताता हूं, यहां पे RuBP जो था वो रुबिस्को की उपस्थिति में CO2 ले रहा था, H2O ले रहा था, और यहां पे 3 और वो 5 और 5 कार्बन की मॉलिक्यूल्स और एक कार्बन मॉलिक्यूल को जोड़कर उसने यहां पे क्या बनाया था, PGA, जो कि एक 3 कार्बन कंपोनेंट है। उसी प्रकार इसने कितने मॉलिक्यूल्स बनाए थे, इसके 12 मोल्स। ठीक है, ओनली PGA के, फास्फोग्लिसरिक एसिड के। ठीक है, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन बाइंडिंग होने के कारण कार्बन संख्या 5 और 1 6, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन आने के कारण अब कार्बन की संख्या कितनी रह जाएगी, 5।
ठीक है। ऐसे में रूबिस्को जो ही इसको करेगा और इसको रिडक्ट करेगा, ऐसे में एक तो बनेगा 3 कार्बन युक्त कंपोनेंट जिसको हम बोलेंगे PGA, और एक बनेगा फास्फोग्लिसरेट। फास्फोग्लाइकोलेट। और ये है 2 कार्बन युक्त यौगिक, क्योंकि यहां अगर अपन समझें तो RuBp 5 कार्बन यौगिक है, वो एक CO2 के कार्बन को लेके 6 कार्बन वाला यौगिक बन जाता है और उनको रिडक्ट करके 3-3 कार्बन के PGA बनाता है। परंतु यहां पे C की कमी है, तो 5 कार्बन को ब्रेक करेगा रूबिस्को, जिसकी वजह से एक उत्पाद बनाएगा 3 कार्बन और एक उत्पाद बनाएगा 2 कार्बन। ये 3 कार्बन का जो PGA है ये चले जाता है किस में? केल्विन साइकिल में, और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने या सिंथेसाइज करने में काम में आ जाता है। परंतु यहां से 2 कार्बन का है फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लाइकोलेट जो है वो कहां आ गया? केल्विन साइकिल से बाहर और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर जो है वो उपस्थित है। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा। ये जो ग्लाइकोलेट है ये यहां पे फॉस्फेटेज एंजाइम के उपस्थिति में फॉस्फेट को रिलीज कर देगा एंड ग्लाइकोलेट प्लस IP रिलीज कर देगा। यह ग्लाइकोलेट जो है वो किस में प्रवेश करेगा? अब पेरोक्सिसोम में। इसको स्ट्रेट बना लेते हैं। RuBp, और ये RuBp जो है वो O2 को बांधेगा, और एंजाइम है रूबिस्को, और ये यहाँ पे बनाएगा PGA जो कि केल्विन साइकिल में कंटिन्यू राउंड करेगा, और यहीं पे एक ये बनाएगा फास्फोग्लाइकोलेट। ये फास्फोग्लाइकोलेट जो है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और ये बनाएगा ग्लाइकोलेट। नेगेटिव। एक OH और जोड़िए। ये समस्त घटना हो रही है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलेट जो है वो ट्रांसफर होता है पेरोक्सिसोम में। पेरोक्सिसोम में ट्रांसफर होता है ग्लाइकोलेट, और यहां ये ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? ग्लाइसिन। इसमें कुछ स्टेप्स कंप्लीट होती हैं ग्लिसरोट में, जैसे फर्स्ट ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में ये यहां पे बनाएगा O2 और आउट होता है H2O2 और ग्लाइको ऑक्जिलेट। और ग्लाइको ऑक्जिलेट जो है वो NH2 नेगेटिव एमीन से क्रिया करके बनाता है ग्लाइसिन। यह ग्लाइसिन प्रवेश करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइसिन 2 कार्बन युक्त कंपाउंड है, CHCO नेगेटिव।
और इसमें ग्रुप भी जोड़ दीजिए NH3। दो मॉलिक्यूल्स ग्लाइसिन के यहां पे जुड़ेगा O2, एक यहां पे ऐड होगा NADH2, कार्बोक्सिलेज एंजाइम डी कार्बोक्सिलेज की उपस्थिति में एक CO2 मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, रिलीज। और ये CO2 मॉलिक्यूल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में फोटो रेस्पायरेशन के द्वारा एक तरीके से मुक्त होती है। ग्लाइसिन 2 कार्बन युक्त है, ऐसे में 2 और 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो 4 कार्बन यौगिक, उसमें से एक CO2 को अगर अपन रिलीज कर रहे हैं तो यहां पे 3 कार्बन यौगिक बनेगा सीरीन, CH2CH C1O और एक ऑक्सीजन यहां पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यह सीरीन जो है यह प्रवेश करता है पेरोक्सिसोम में और यहां पे एंजाइम जो है वो हाइड्रोक्सी पायरुवेट एंजाइम की उपस्थिति में यह बनाता है ग्लिसरेट और इसमें प्रयुक्त होती है NADH2 NAD पॉजिटिव, सूत्र CH COO नेगेटिव OH CH2 ग्लिसरेट। यह ग्लिसरेट जो है वो ATP कंज्यूम करके, दैट इज काइनेज, एंजाइम की उपस्थिति में यहां पे बनाता है (3PGA) फास्फोग्लिसरिक एसिड। और यह फास्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो पुनः किसमें समाकलित होती है, केल्विन साइकिल में। तो इस प्रकार फोटो रेस्पायरेशन के लिए अगर अपन कहें तो यहां पे एक Na2H का प्रोडक्शन होता है, एक NADH2 का उपयोग होता है तथा एक ATP का उपयोग होता है। फोटो रेस्पायरेशन की घटना में अगर अपन तुलना करते हैं तो इस घटना में एनर्जी का लॉस होता है। जब वायुमंडल में O2 की सांद्रता या माध्यम में O2 की सांद्रता बढ़ जाती है और CO2 की सांद्रता कम हो जाती है तो रुबिस्को जो है वो अपनी प्रवृत्ति चेंज करता है, कार्बोक्सिलेज की जगह वो ऑक्सीजनेज का कार्य करता है, अतः RUBP की O2 बाइंडिंग बढ़ जाती है। O2 बाइंडिंग बढ़ने की वजह से वो 2 प्रोडक्ट बनाता है, 3 कार्बन युक्त PGA और 2 कार्बन युक्त फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट जो है उसका ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर पेरोक्सिसोम से जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित NADPH2 की उपस्थिति, NO2 की उपस्थिति में वहां पे होता है वापस डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके फलस्वरूप वो वहां पे CO2 क्या करता है, रिलीज करता है और कन्वर्ट होता है 3 कार्बन यौगिक सीरीन में। सीरीन वापस लौटता है किसमें, पेरोक्सिसोम में, जहां पे हाइड्रोक्सी जो पायरुवेट एंजाइम वो है एंजाइम वो सीरीन को कन्वर्ट करता है ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट ATP की उपस्थिति में काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और यह 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, यह घटना कब हो रही है, ये घटना तब हो रही है जब शाम का टाइम है, मौसम में थोड़ी कमी है जिसकी वजह से जो आर्द्रता वो बढ़ी, वहां पे जो टेम्परेचर था वो लॉस था, जिसकी वजह से स्टोमेटाज ओपन हुए। ओपन होते ही CO2 की कंसंट्रेशन वापस बढ़ेगी और O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी,
कम। ऐसे में पेरोक्सिसोम से ग्लिसरेट किस में आएगा, वापस क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में वो फॉस्फेटेज काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में बनाएगा पीजीए और वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन साइकिल में। और रुबिस्को की जो है वो CO2 बाइंडिंग वापस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और रुबिस्को जो है वो वापस केल्विन साइकिल को क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के फोटो रेस्पिरेशन की हम बात करें तो इसमें 3 जो कोशिकांग है उपयोग में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और इसलिए इसको C2 साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रथम उत्पाद बन रहा है वो 2 कार्बन युक्त बनता है। रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन की अगर अपन तुलना करें तो फोटो रेस्पिरेशन सतत चलने वाली क्रिया नहीं है, जबकि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन एक सतत अभिक्रिया है। फोटो रेस्पिरेशन एक सब्सिडरी चॉइस है जब CO2 की कंसेंट्रेशन कम हो गई और O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, जबकि O2 वो जो रेस्पिरेशन है वो एक नैतिक अभिक्रिया है, उसके बिना रेस्पिरेशन या O2 का जो कंज्यूम है वो कंप्लीट नहीं होगा। रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जबकि फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होने की जगह एनर्जी का क्या होता है, व्यय होता है। फोटो रेस्पिरेशन जो है वो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि रेस्पिरेशन के लिए केवल माइटोकॉन्ड्रिया ही नेसेसरी होता है। दोनों में ये विशिष्ट अंतर है। लास्ट टॉपिक में हम कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात कर लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हम यूज में ले सकते हैं लाइट। और लाइट में कई फैक्टर्स हैं जो लाइट को क्या बोलते हैं, इफेक्ट डालते हैं लाइट का। फर्स्ट इज लाइट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो लाइट जो है वो हमें दृश्य, व्हाइट कलर की जो लाइट है वो हमें दृश्य जो क्षेत्र है लगभग 390 nm से जो जारी है 700 या 720 तक जो जारी है, इसे हम विजिबल कह सकते हैं व्हाइट लाइट, जो कि विबग्योर। ठीक है, इसके ऊपर की जो लाइट है उसे हम बोलते हैं इंफ्रा रेड, इसे हम बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट। इससे ऊपर जाएं तो एक्सरेज, गामा, कॉस्मिक रेज। इंफ्रारेड से ऊपर जाते हैं तो ये हो जाती हैं रेडियो रेज टाइप। तो ऐसे में जो प्लांट्स हैं वो केवल विजिबल लाइट इंटेंसिटी को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं और लाइट्स को ग्रहण करने की, एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती। और इसमें भी ब्लू लाइट जो है उस पे फोटोसिंथेसिस का रेशो या यील्ड कैपेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम सभी लाइट्स को हटाकर केवल रेड लाइट ही दे हाई हीट में तो उसकी वजह से फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो कम हो जाता है, जिसे इमर्सन में रेड इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इसी लाइट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके लिए उनमें फोटो सिस्टम जो है फर्स्ट एंड सेकंड मिलता है। लेकिन जैसे अगर अपन बात करें सल्फर बैक्टीरियाज, वो पर्पल बैक्टीरियाज या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज की बात करें, डीप इनसाइड द सेल मतलब बैक्टीरियाज की हम बात करें तो वे इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करने की क्षमता भी रखते हैं। लेकिन ग्रीन प्लांट्स के लिए ये लाइट जो हैं वो काम की नहीं होती या अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती है। उनके लिए उनमें अलग से ब्ली प्रोटीन्स होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड साइकोइरिथ्रिन्स, वो इस लाइट को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो है वो इस लाइट की जरूरत पड़ती है। उसके अतिरिक्त इंटेंसिटी की हम बात करें तो जो छाया रागी पादप हैं जिनको हम मीजोफाइट्स कह सकते हैं, वो
प्रकाश प्रिय पादप हीलियोफाइट्स, प्रकाश प्रिय का मतलब जो लंबे दिन के प्रकाश को प्रिफर करते हैं, उन्हें ज्यादा लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, जबकि मीजोफाइट जो हैं उनको कम लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि जो समुद्रविद पादप है वो बड़े पादपों के नीचे छाया में भी रह लेते हैं, वही फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। तो ये लाइट इंटेंसिटी का भी उन पर प्रभाव पड़ता है कि जो छाया रागी होते हैं उनको ज्यादा लाइट की जरूरत नहीं होती, उनमें प्रकाश संश्लेषण का विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डैमेज होने लगते हैं, O2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, प्रकाश संश्लेषण कम होता है। वहीं जो हीलियोफाइट्स हैं उनको ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है, कम प्रकाश में उनका प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है। सेकेंड इसी में हम पॉइंट लें तो हम दे सकते हैं लाइट क्वालिटी। लाइट इंटेंसिटी के साथ ही लाइट की क्वालिटी भी है, जिसमें अलग अलग वेवलेंथ्स की लाइट्स हैं, और वो वेवलेंथ की लाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण पे डायरेक्ट प्रभाव डालती हैं। जैसे जलोद्विद पादप है, उसमें वाटर की पारगम्यता नहीं मतलब पारदर्शिता के ऊपर भी डिपेंड करता है, गहराई में रहने वाले प्लैंक्टोन्स के लिए। फिर हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं थर्ड पॉइंट जो मैं पहले भी बता चुका हूं, लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन का सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हेलोफाइट्स और मीजोफाइट्स के ऊपर। उसके अतिरिक्त भी अगर अपन कहें तो बहुत ज्यादा लाइट आने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से मौसम में शुष्कता बढ़ती है। इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है दिन में स्टोमेटा ओपन वाले प्लांट्स पे, जो स्टोमेटा जो क्लोज हो जाते हैं, अतः प्रकाश संश्लेषण स्टोमेटा के क्लोज होने से बाधित हो जाता है, और वह फोटो रेस्पायरेशन को इंस्पायर करता है या क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एनर्जी बनने की जगह एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस होने लगती है। फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस से डायरेक्ट प्रभाव नहीं होता, परंतु टेम्परेचर बढ़ने पर स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ट्रांसपायरेशन रेट, इन सभी का बहुत प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होने पर फोटो रेस्पायरेशन जो है वो सक्रिय हो जाता है। फोर्थ पे यहां ले सकते हैं CO2 लेवल। CO2 जो है 0.003% के करीब है, और ऐसे में 0.1% पर भी जो है प्लांट जो है, कुछ एल्गीज हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ मतलब एल्गी या लाइकेन्स हैं, वो इस कैपेसिटी पर भी CO2 का ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण में संपन्न या सक्षम होते हैं। तो CO2 लेवल एक लेवल तक बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण जो है स्टोमेटाज के बंद होने से रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता और दिन में ही प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है। H2O वाटर इसेंशियल है। वाटर की उपस्थिति या परासरण के कारण ही ट्रांसपायरेशन रेट, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती हैं। वाटर की कमी होने पर एंजाइमेटिक रिएक्शंस पे भी इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा वाटर की अपन बात करें तो लाइट जो रिएक्शन है उसमें वाटर के फोटोलाइसिस द्वारा ही लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है। मिनरल्स की अगर हम बात करें तो मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जो कि एक मेन केंद्रीय तत्व है किसका, क्लोरोफिल ए का, बी का, सी का। तो ऐसे में मैग्नीशियम, आयरन जो कि चार्जेज के लिए, मैग्नीशियम के अलावा जो है प्लस ये एटीपीज एंजाइम या एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के लिए, Mn जो है वो लाइट फोटोसिंथेसिस में वो एनर्जी के ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर के लिए, कॉपर आदि में जो मिनरल्स हैं वो प्रकाश संश्लेषण में प्रभावी असर डालते हैं। ये सारे प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु इनके प्रभाव से सक्रियता या सक्रियन जो है एंजाइम्स की वो बढ़ती है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। तो इंटरनल फैक्टर्स में हम ले सकते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की सांद्रता फोटोसिंथेसिस पे पॉजिटिव इफेक्ट डालती है।
दूसरा हम इसमें ले सकते हैं एज, तो एज की अगर हम बात करें तो एज नवीन या तरुण, पत्ती से मैच्योर परिपक्व की ओर जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, फिर जाके ओल्ड पत्ती की तरफ आप जाते हो या जीर्ण पत्ती की तरफ आप जाते हो तो इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, घटती है, क्योंकि उसके साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी डैमेज होते हैं। इसके साथ दूसरे क्लोरोफिल के साथ अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें, कैरोटीनॉइड्स की वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होती है, या क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल की जो इंटेंसिटी है उस पर ये सीधे सीधे दुष्परिणाम या कमी संदमित प्रेरित करते हैं। अनाटमी ऑफ लीफ, क्रैसुलेशन प्लाज्मो की हमने बात करी, कैम्प पाथवे, उसके अंदर रात में स्टोमेटाज खुलते हैं तो उनकी अनाटमी जो है वो प्रकाश संश्लेषण को बाधित करती है। C4 प्लांट्स की हम बात करें क्रेंज अनाटमी की, तो क्रेंज अनाटमी जो है वो भी एक तरीके से प्लांट की फोटोसिंथेसिस की कमी को दूर करने के लिए डेवलपमेंट है, जो प्लांट की इंटेंसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसी के साथ फोटोसिंथेसिस का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक्स।